महिलाओं पे तेजाब फेंकने के मामले में भारत में बंगाल नंबर 1 पे है कि ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा जीत दिलाने वाले जो लोकसभा सीट हैं वहाँ मैक्सिमम वोट कट गया है एसआईआर के साथ चुनाव आयोग ने मिलान किया 7.5 करोड़ वोटर का, तो उसमें 3.5 करोड़ वोटर जो हैं वो संदिग्ध पाए गए। वहाँ ममता बनर्जी के सामने चुनौती दो है, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ना और दूसरा उनके मतदाता का घटना। जो मृतक वोट डालते थे वो मृतक अब वोट नहीं डाल पाएंगे, जो लापता लोग वोट डालते थे तृणमूल के लिए वो लापता वोट नहीं डाल पाएंगे। मालदा की घटना, उसके बाद बंगाल पर खूब चर्चा। ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं और बीजेपी कह रही है कि ये कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशाही होने का नतीजा है। बंगाल में चुनाव और हिंसा को आप अलग नहीं कर सकते। बंगाल की वो कौन सी सीटें हैं जो हमेशा से हिंसाग्रस्त रही हैं और उस पर ममता बनर्जी खूब बढ़ चढ़ कर विपक्षियों को, खासतौर से बीजेपी को घेरती रही हैं। क्या है बंगाल की उन सीटों का आकलन और क्या है उन बंगाल की सीटों का पूरा समीकरण, इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज न्यूज रूम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ल जी। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, बंगाल की वो सीटें 11 में देखिए, 16 में देखिए, हमेशा मुर्शिदाबाद हो या जो मालदा की सीटें हो या जो आसपास की वो पूरी बेल्ट है, वो हमेशा से ही हिंसा में होती है और ममता बनर्जी उस पूरे इलाके पर या उस खास वोट वर्ग पर पूरी तरह से आधिपत्य के साथ जो है सत्ता पक्ष में रहने के साथ ही आरोप लगाती हैं कि ये पूरी तरह से केंद्र की वजह से हुआ, केंद्रीय एजेंसी उसकी वजह से हुआ, पर अपनी बात नहीं करती। क्या है उस बेल्ट में और क्या है उस बेल्ट का समीकरण जो ममता उसे छोड़ना नहीं चाहती? देखिए, जब लेफ्ट पार्टी की सरकार थी तो ये मान्यता थी कि 80 से 90 सीटें ऐसी हैं जो लेफ्ट पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो 90 से ऊपर की गिनती शुरू होती है। तो कांग्रेस को समाप्त करके लेफ्ट पार्टी वहाँ लंबे समय तक 3 दशक तक शासक रही। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो मुस्लिम प्रभावी क्षेत्र हैं उन मुस्लिम प्रभावी क्षेत्रों पे लेफ्ट पार्टी का पूरा कब्जा हो गया था। और जब 2011 में लेफ्ट पार्टी को हटा के और ममता बनर्जी सत्ता में आई तो ममता बनर्जी के सत्ता में आने का कारण यही था कि वो 80 सीटों का मूवमेंट सीधे ममता बनर्जी की तरफ चला गया था, यानी लेफ्ट को छोड़ के वो चला गया। तो वो मुस्लिम बहुल सीटें ही जब शिफ्ट हुई ममता के साथ और इस गारंटी के साथ शिफ्ट हुई कि जो सुविधाएं उन्हें लेफ्ट पार्टी के समय पर मिल रही थी, जो संरक्षण मिल रहा था वो ममता देंगी। तो ममता की तरफ से जब संरक्षण की बात आई तो वही वोटर आ गया इस तरफ। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी इस बार इतना विचलित क्यों है। देखिए, एक होता है परेशान होना, दूसरा होता है विचलित होना। तो ममता बनर्जी के विचलित होने का कारण ये है कि जब आप एसआईआर पे वोटों का पूरा गुणागणित देखेंगे तो आप पाएंगे कि ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा जीत दिलाने वाले जो लोकसभा सीट हैं वहाँ मैक्सिमम वोट कट गया है एसआईआर में। और एसआईआर में यूं ही वोट नहीं कट गया है कि चुनाव आयोग अपने से मनमानी वोट काट दिया है। अब आप अभिषेक बनर्जी जी की सीट, लोकसभा सीट देखिए, साउथ 24 परगना, 8 लाख वोट कटा। ममता बनर्जी जी की विधानसभा सीट पे 47,000 वोट कटा। फिर उत्तर दक्षिण ये सारा आपका 24 परगना ले लीजिए, बांकुरा ले लीजिए, मुर्शिदाबाद ले लीजिए, ये वो वोट है जहां पिछले 10 साल में पूरा डेमोग्राफी चेंज हुई है। 30 से 35% मुस्लिम वोट बढ़े हैं। तो जब वो मुस्लिम वोट बढ़े हैं तो जब 2002 के एसआईआर के साथ चुनाव आयोग ने मिलान किया 7.5 करोड़ वोटर का, तो उसमें 3.5 करोड़ वोटर जो हैं वो संदिग्ध पाए गए। उन 3.5 करोड़ वोटर को चुनाव आयोग ने बाहर रखा। 3.5 करोड़ वोट जो 2002-2003 के एसआईआर से मिलान कर रहे थे उनको उन्होंने चुनाव लिस्ट में, वोटर लिस्ट में शामिल करके उसको जाहिर कर दिया। अब 3.5 करोड़ वोटों में से उन्होंने कहा कि मृतक कितने हैं, कितने लापता हैं, कितने स्थान चेंज कर दिए हैं। उनका जब वर्गीकरण किया गया तो वो वर्गीकरण करने के बाद आपके 60 लाख ऐसे वोट आए जो एकदम संदिग्ध थे। जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनकी तरफ से जो आपत्ति जाहिर की गई है, चुनाव आयोग न्यायाधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके उपस्थिति में उन 60 लाख वोटों का निर्णय करे।
तो वो 60 लाख वोटों का जो निर्णय करने की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी दस्तावेज वो वोटर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। तो ममता बनर्जी इसलिए विचलित हैं कि एक तो पहले ही नाम कट गए तथ्यों के आधार पे, जिनके पास कागज नहीं है और मतदाता नहीं बन सकते, जिन्होंने कागज नहीं दिया इसलिए नाम कट गए। दूसरा, जो अभी बचे हुए नाम है करीब 40-50 लाख, यदि वो भी कट गए तो ममता बनर्जी के लिए वहां एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 2021 के यदि आप आंकड़ा देखेंगी 130 ऐसी सीटें हैं जहां हार जीत का अंतर 5000 था। अब उसमें 57 सीटें देखिए, 57 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3000 से कम मार्जिन से हार जीत हुई है, और उसमें 29 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती है और 28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो वहां ममता बनर्जी के सामने चुनौती लेफ्ट और कांग्रेस नहीं है, वहां ममता बनर्जी के सामने चुनौती दो है। एक भारतीय जनता पार्टी का बढ़ना प्रभाव बढ़ना, और दूसरा उनके मतदाता का घटना। यानी वहां रहते हुए भी जो लोग उनको वोट करते थे, यानी जो मृतक वोट डालते थे, वो मृतक अब वोट नहीं डाल पाएंगे। जो लापता लोग वोट डालते थे तृणमूल के लिए, वो लापता वोट नहीं डाल पाएंगे। इन स्थितियों के चलते ही ममता बनर्जी वहां बहुत परेशान है और विचलित है। परेशान नहीं है, विचलित हैं। सर, जो 80 सीटें आप कह रहे थे कि ममता उस 80 को अपना मानकर 81 से काउंट करती थी और तब लड़ना शुरू करती थी। इस बार का उनकी जो विचलित होना, जिसको कि सभी यहाँ से दिल्ली बैठे हुए पत्रकार देख समझ सकते हैं, आपका आकलन क्या कहता है? इस बार वो काउंट 80 से 81 वाला होगा या 50-52 से वो काउंट करेंगी? देखिए, इस बार जो उनकी अपनी, जिसको वो मान के चलती हैं कि हमारी परंपरागत 80 सीटें हैं, उन 80 सीटों पे दो दलों ने दावा कर दिया है। एक असादुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर, उनका गठबंधन उन्हीं 80 सीटों पे गया हुआ है, और दूसरा कांग्रेस वहां ताल ठोक के अकेले चुनाव मैदान पे उतरी हुई है। कांग्रेस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान से एक अभियान चला रही है मुस्लिम और दलित वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए। तो जितने क्षेत्रीय दल हैं, चाहे बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव हो, आपके हरियाणा का चुनाव हो, सभी जगह कांग्रेस की तरफ से सीधे सीधे, यानी वो बिना संकोच के मुस्लिमों की समर्थक पार्टी दिखना चाहती है और दलितों का हित चिंतक दिखना चाहती है, और वही इशू लेके वो बंगाल में भी गए हैं। अब ममता बनर्जी के सामने एक समस्या ये आ रही है, जो उनकी विचलित होने का कारण है, कि असादुद्दीन ओवैसी 2 राज्यों में एक ऐसा प्रयोग साबित हुए हैं जो परंपरागत पार्टियों को छोड़ के मुसलमानों को अपने साथ ले गए हैं, बिहार और महाराष्ट्र। बिहार में जो परंपरागत मुस्लिम मतदाताओं की पार्टी है वो है आरजेडी। मुस्लिमों ने सीमांचल में आरजेडी को छोड़ के असादुद्दीन ओवैसी के साथ गए, और महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी, जो मुस्लिमों की परंपरागत पार्टी, उसको छोड़ के वो असादुद्दीन ओवैसी के साथ गए। तो ऐसे में ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम वोटर है, यदि वो अपने लीडर के साथ जाता है तो 80 सीटों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो 80 सीटों की संख्या नीचे जाएगी। जो 80 से ऊपर का गणना लेके ममता चलती थी और 200 सीट से ज़्यादा जीतती थी, वो गणना बिगड़ सकती है कि एक तरफ कांग्रेस ताल ठोक रही है और दूसरी तरफ असादुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर उतर रहे हैं। वहाँ हुमायूं कबीर उतने बड़े प्रभावी मेरे को नहीं दिखते जितने कि ओवैसी दिखते हैं, क्योंकि ओवैसी भारत में आज मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, एक विश्वसनीय चेहरा बन चुके हैं। तो यदि मुसलमान अपने लीडरशिप को खड़ा करने का प्रयास किया तो वो 80 नीचे घट सकता है, और इसीलिए एसआईआर में वोटर का कटना, बचे हुए मुस्लिम वोटरों का छिटकना, यही उनको विचलित कर रहा है। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी शायद एंटी इनकम्बेंसी और सत्ता विरोधी जो लहर है, चूँकि तीसरा टर्म उनका होगा ये, अगर वो जीत जाती हैं तो शायद इस मुद्दे से वोटर्स का ध्यान भटकाने के लिए एसआईआर का मुद्दा इतना उठा रहा है। क्या एसआईआर का मुद्दा आपको लगता है कि बिहार की तरह वहाँ भी ढीला ही पड़ जाएगा, या वाकई में वहाँ दिखेगा कुछ? देखिए, बिहार में क्या हुआ कि बिहार में इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी पहुंचे, क्योंकि राहुल गांधी जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने संविधान बदल जाएगा का एक बड़ा इशू उठाया, और वो इशू उनके लिए फलदायी रहा। लोकसभा चुनाव में संविधान बदल देगी, भाजपा आएगी, तो वो इशू के चलते ही कांग्रेस को 99 सीटें मिली। और इसलिए इस बार जो एसआईआर का मुद्दा हुआ, यानी आपका वोट कट जाएगा, ये इशू लेके देश के सामने उतरे राहुल गांधी जी। और आप देखिए कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, सब जगह वो वोट काटने का, यानी वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बना है। लेकिन जैसे ही बंगाल का चुनाव आया,
उस चुनाव में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के उस एजेंडे को हाईजैक कर लिया। और जैसे ही वो हाईजैक कर ली, तो हाईजैक करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, सड़क और संसद, ये तीनों जगह पर उन्होंने दिखाया कि जो चुनाव आयोग से लड़ने में सामर्थ्य है वो हम में है, राहुल गांधी में नहीं है। अब उसके चलते क्या हुआ कि जो इंडी गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो बार बार प्रश्न उठ रहा था, उसमें वो इंडी गठबंधन जिसको 2024 में ही वो खत्म कर चुकी थी, तोड़ चुकी थी, उससे अलग हो चुकी थी, अब उसका नेतृत्व संभालने के लिए भी उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। दूसरा, राहुल गांधी के SIR के मुद्दे को छीन लिया है। और तीसरा, SIR के मुद्दे को बंगाल में उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि जिससे उनके 1.5 दशक के शासनकाल में जितने भ्रष्टाचार हुए, जितने नौकरियों को लेके घपला घोटाला हुआ, शिक्षाकर्मी घोटाला, नारा सरहद घोटाला, और वहाँ डेवलपमेंट जो बुरी तरह से रुका हुआ है, और अपराध जिस तरीके से बढ़ा, आपराधिक आंकड़े आप देखिए, महिलाओं पे तेजाब फेंकने के मामले में भारत में बंगाल नंबर 1 पे है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अपहरण में बंगाल नंबर 1 पे है। अब वो बच्चे कहाँ जाते हैं? तो ऐसे आपराधिक मामलों के जो आपके NCRB के जो आंकड़े हैं, उनको सबको दबाने के लिए उन्होंने SIR के मुद्दे को उठाया। और SIR के मुद्दे को उन्होंने इतना रणनीतिक तरीके से रखा कि जो जिनका वोट जुड़ा हुआ है उनको उन्होंने ये मैसेज किया कि हमारी वजह से आपका नाम नहीं कटने पाया, और जिनका वोट कट गया है उनको उन्होंने ये मैसेज किया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव आयोग ने काट दिया है। तो SIR का मुद्दा ऊपर उठाने से एक सबसे बड़ा जो फायदा अपना वो देख रही ममता बनर्जी, वो ये देख रही कि मैक्सिमम जो कटे हुए उनके वोट हैं वो जुड़वाने में सफल हो जाएं। और दूसरा, इस मुद्दे को यदि आगे वो उठाती हैं तो जितना सत्ता विरोधी माहौल बनने का खतरा है वो खत्म हो जाएगा। और आप देखिए, पूरा चुनाव इस समय पर SIR पे हो रहा है, कोई भी विपक्षी दल कोई भी इशू आगे नहीं उठा पा रहा, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में अपने आप को एक जुझारू और लड़ाकू नेता के रूप में प्रस्तुत कर चुकी। बिल्कुल ठीक कहा राकेश सर ने। जिस तरीके से बंगाल में SIR का मुद्दा ममता बनर्जी बनाती हुई नजर आ रही हैं, ऐसा लगता है कि बंगाल का चुनाव हमेशा से बहुत ज़बरदस्त रहा है और इस बार भी कहानी वैसी ही दिखाई पड़ेगी। बस विडंबना यह है कि पिछले कई सालों से, कई दशक से बंगाल चुनाव और हिंसा को अलग नहीं किया जाता रहा है। मुर्शिदाबाद, मालदा, ये वो सारे बेल्ट हैं जो लगातार हमेशा से हिंसा की भेंट चुनाव के मौसम में चढ़ते रहे हैं। इस बार भी खबरें वहीं से आ रही हैं। देखना यह है कि ममता बनर्जी तीसरी बार अपने टर्म को मजबूती से रख पाती हैं जनता के बीच में, या फिर जो बीजेपी 4 से 77 तक पहुंची है, इस बार वो ममता का किला भेदने में कामयाब होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।